हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको तीसरा पार्ट बताऊंगा बाबर का। मुगलिया सल्तनत अपन पढ़ रहे थे, तो आज आपको एक कहानी बताता हूं। मैंने आपको कल बताया था कि बाबर ने अपनी बहन का विवाह करवाकर शेबानी खां से पीछा छुड़वाया और उसको वापस भेज दिया कि जाओ, अब तुम मेरी बहन के साथ है, इश्कबाजी करो, चला जा। तो बहनों भी बना लिया और इसको अपने आप को आज़ाद करवा लिया। फिर इसने ईरान के साथ से मदद ली कि भाई तुम मेरी मदद करो, और बाबर ने शिया धर्म का प्रचार करने का वादा किया और इसने ईरान के शाह की मदद से सफरगंज को एक बार फिर से जीत लिया। यह बात मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको एक पहले कहानी बताता हूं। आपके बचपन में आपकी दादी से आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर एक और अब दिलचस्प कहानी बताता हूं मैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब बाबर सफरगंज पर अधिकार कर चुका है और इसके बाद 1504 में काबुल पर अधिकार कर देगा। 1504 में बाबर काबुल पर अटैक करेगा और काबुल को भी जीत लेगा। दो देशों को जीत लिया। फरगना इसके कब्जे में है। इसने अपने भाई जहांगीर मिर्जा को सबक सिखाया और फरगना को भी जीत लिया था। ठीक है, तो फरगना जीत लिया, सफरगंज जीत लिया और 1504 में काबुल जीत लिया। 1511 में इसने सफरगंज को जीता था ईरान के शाह की मदद से। 1504 में इसने काबुल पर अटैक किया, काबुल भी जीता था और फरगना को भी अभी अपने अधिकार में कर दिया था। 1507 में इसने नई उपाधि धारण कर ली थी, बादशाह की। अण कहो अब मने बादशाह कह करो थे, ठीक है, नहीं शहंशाह नाम छोड़ दो, बादशाह कहना शुरू कर दो। 1508 में इसको एक खुशी का समाचार मिलता है। 1508 में खुशी का समाचार यह मिलता है कि बाबर की तीसरी पत्नी थी। बाबर की 3 पत्नियां थी। अरे पत्नी तो बहुत सारी भाई, ए जगह पुराने समय में राजा महाराजा नहीं, आज के टाइम में तो भाई कोई छोरी दे को नहीं खिलाड़ नहीं। ठीक है, ब्याह की तो है दूर की बात। तो बात आई कि बाबर की तीसरी पत्नी से हुमायूं का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? हुमायूं का जन्म। खुशी को समाचार आबाद कर दिए 1508 ही। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है। 1508 में बाबर की तीसरी पत्नी से हुमायूं का जन्म हो जाता है। 1504 में काबुल जीतता है। 1511 में सफरगंज जीतता है। तो 1501 में दो में शेबानी खां से हार जाता है। 1500 फिर ईरान का शाह मदद करता है। 1511 में सफरगंज जीतता है। 1507 में बादशाह बनता है। 1508 में बेटा हो जाता है, भाई बच्चा हो जाता है। बाबर खुश, अच्छा दिन शुरू हो रहे, थान लगे कौन के अब बाबर मजा लेने ला रहे। तो अब बाबर भारत पर आक्रमण करने की सोचेगा। भारत पर आक्रमण करने की सोचेगा कब? कि अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और कहानी के बाद में बाबर भारत पर आक्रमण करने की सोचेगा। कहानी ये है कि एक बार बाबर एक गांव में टहलता टहलता चला गया। गांव में टहल रहा है और चला गया। वहां पर एक बुढ़िया थी, वहां पर एक डेणती, 111 साल की एक डेणती साल की बुढ़िया। तो आ मिली बाबर ने, किने? बाबर ने बोली, बेटा। ओ बोलियो, हाँ दादी जी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूं। इसने कहा, तुम कहानी वानी छोड़ो और आराम से सो जाओ, अटक अटक के तो सांस ले, कहानी के सिर सुनाओगी तुमने। बोली का कहानी सुनाऊंगा तुम तैमूर की कह। भाज गए, बोले बताओ माता जी बताओ, मुझे कहानी बताओ, क्योंकि तैमूर को अपने आप का वंशज मानता था। तो तैमूर की जितनी भी बातें थी उसको जानने की इसकी उत्सुकता थी कि भाई मैं तो बच्चा हूं, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा भी होता जा रहा है, तो साथ में तो मैच्योर भी होता जा रहा है। तो ये तैमूर के बारे में प्रत्येक बात जानना चाहता है और जो कार्य तैमूर ने किए वो सब कार्य ये करना चाहता है। ठीक है, तो और डेणती कह तू मेरे कन्ने आगे बैठ, अरे मैं तने एक बात बताऊं। तो वो बोली, इसी की बात है थारकन?
ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता? तो इसने कहा कि जो तैमूर है उसने अकेले सफरगंज पर ही नहीं राज किया। बोले सफरगंज तो यानी तैमूर ने एक बड़े देश पर शासन किया था, यानी एक बड़े देश को लूटा था जिसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। वो बोले किस नाम से? दोबारा बताना। इस डेंती ओजू का बोली कि उस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है नहीं? तो उस देश को तुम्हारे परदादा ने लूटा था। तो क्या बात कर रही हो? हाँ बोली मैं सच कह रही हूं, उस देश को तुम्हारे परदादा यानी तैमूर का तुम वंशज हो, तो उस तैमूर ने इस देश को लूटा था। सफरगंज तो उस देश के आगे कुछ नहीं है, ये देश बहुत ही धनवान और बड़ा है, इस पर शासन कर सकते हो तुम। तो उस समय ये कहानी सुनने के बाद बाबर के दिमाग में एक नई सोच उत्पन्न हो जाती है, यानी ये तैमूर को अपने आप का वंशज मानता था, तो इसके मन में बचपन से एक इच्छा थी कि भाई मुझे सफरगंज जीतना है। तो इसने सफरगंज पर 5 बार अटैक किए और 5 में से 3 बार सफलता ली। कितनी बार है? 3 बार सफरगंज को जीता था, 3 बार सफरगंज ने जीत्यो। तो इसने अपनी कही हुई बात पूर्ण की, करी नहीं, समझ में आई? तो इसने अपनी बातें पूरी की तो भाई डेंटती एक बात और लगा देंगे दिमाग में, कीड़ा तो ये जड़ बनाता ही। इसने एक बात और कह दी, इसके दिमाग में फिक्स कर दी। इसने कहा, अब इसने सोच लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए अपने को सोने की चिड़िया को जीतना है, सोने की चिड़िया को जीतना है। सोए तो ही सोने की चिड़िया, जब बाबर उठता है तब भी उसके दिमाग में ये रहता है कि भाई सोने की चिड़िया को जीतूंगा। और यानी इसके दिमाग में पूर्णतः ये ख्याल आ जाता है कि सफरगंज को छोड़ो, यानी सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ भारत को जीतने के लिए सोच में पड़ जाता है। अब इसके दिमाग में भारत के लिए योजना बननी शुरू हो जाती है कि भाई किस प्रकार भारत को जीता जाए, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो कुछ न कुछ उस देश में राजा महाराजा भी होंगे, बादशाह भी होंगे, तो उनको कैसे हराया जाए, टेक्निकल चाल चले, वो टेक्निकली खेले। इसने कई सारी पद्धतियां सीखी थी, मैंने आपको बताया ना, उज्बेक नेता से तुलुगमा पद्धति सीखी। ये 2 पद्धतियां और हैं जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, बाबर के पास है, अपने भारतीय लोगों के पास कुछ नहीं है। बाबर ने एक बात कही थी कि भारतीय लोगों को मरना आता है, लड़ना नहीं आता। क्या कही थी? कि भारतीय तो सैनिक हैं, उनको मरना आता है लेकिन लड़ना बिल्कुल नहीं आता, यानी वो मरने के लिए भाग कर दौड़े चले आते हैं लेकिन उनको लड़ने का पता ही नहीं है कि किस प्रकार लड़ा जाए, क्योंकि बाबर सिर्फ 12,000 की सेना लेकर आता है भारत में और पूरे भारत पर कब्जा कर लेता है, और भारतीय सैनिक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास आधुनिक पद्धतियां नहीं थी, आधुनिक हथियार नहीं थे। तो तब बाबर ये बात कहता है भारतीय सैनिकों के बारे में कि भारतीय मरना तो अच्छी तरह जानते हैं लेकिन लड़ना उनको बिल्कुल तरह नहीं आता। अगर उनको अच्छे तरीके से लड़ना सिखा दिया जाए तो भारत को हराना मुश्किल है, यानी आपकी भाषाओं का तो खंडे की धार है भारत ने हराना। तो अब भारत पर आक्रमण करने की सोचेगा उस समय, यानी जब बाबर भारत पर आक्रमण करने की सोचेगा उस समय भारत का बादशाह होता है इब्राहिम लोदी। कौन? भारत का बादशाह कौन होता है? इब्राहिम लोदी। समझ में आएगी बात? ये अपना भारत का नक्शा, यहां है दिल्ली। दिल्ली का बादशाह कौन है? इब्राहिम लोदी। अब भारत में बाबर प्रवेश करेगा, ठीक है, और यहां पर है काबुल। काबुल कहां है? अफगानिस्तान में। काबुल कहां है? अफगानिस्तान में। समझ में आ गई? तो जब बाबर भारत पर अटैक करेगा तो उस समय बाबर जो है वो पूरी की पूरी गतिविधियां, यानी अटैक करने की गतिविधियां पूरी की पूरी काबुल से संचालित करता है। यानी जब बाबर भारत में प्रवेश करेगा ना उस समय यानी जो जितनी भी गतिविधि है शासन काबुल में कर रहा होता है बाबर। समझ में आ गई बात है? तो बाबर क्या करेगा कि भारत पर आक्रमण करेगा। 2 किले हैं, बाजोर और बेरा। एक बार इसे मिटा दो, बाजोर और बेरा 2 दुर्ग हैं, उनको जीतेगा बाबर सबसे पहले, ठीक है।
बात आ गई समझ में? इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। फिर आगे चलूं, समझ में आ गई जो एक छोटो सो कमेंट कर दियो, सुनो सो सुंदर सा कमेंट लिख दीजिए कि सर बात बिल्कुल समझ में आ गई, और वीडियो को लाइक ठोक दो, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो आगे चलूं, आगे चलूं। ठीक है, तो बाबर क्या करेगा कि सबसे पहला आक्रमण बाजौर पर करेगा। एक बार इसको मिटो दो, बाजौर पर करेगा। बाजौर पर आक्रमण इसलिए करेगा कि जब बाबर भारत की ओर आ रहा होता है तो उस समय बाजौर में एक जाति होती है यूसुफजई। कौन सी जाति? यूसुफजई। ये वही जाति है कि इस जाति का विद्रोह दबाते समय ही अकबर का जो नवरत्न था बिरबल, जो जिगरी यार था, अपनी भाषा में बोला जाए सबसे अच्छा दोस्त, करीबी दोस्त, जिससे अकबर अपनी बातें शेयर किया करता था, तो उसकी मृत्यु इसी जाति का विद्रोह दबाते समय हो गई थी। तो यहां पर बाजौर दुर्ग ये जीतने के लिए जब आता है तो यहां पर यानी जब भारत को जीतने के लिए आता है तो इस तरफ ये जाति इसको मिल जाती है। तो ये जाति क्या करती है? इस जाति का कार्य होता है कि यहां पर जो लोग रहते हैं उनसे कर वसूल करती है। सॉरी, क्या करती है? कर वसूल। इस जाति का नाम है कर वसूल करना, जबरन, तलवार के दम पर। तो बाबर को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बाबर को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, ये गलत कार्य कर रहे हैं, भाई ये जाहिर सी बात है, ये बहुत ही गलत काम है, ऐसा इन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बाबर क्या करेगा कि इन पर अटैक करेगा और ये दुर्ग जीत लेगा, इन लोगों को दबा देगा। इसके बाद बाबर बेरा दुर्ग पर अटैक करेगा। बेरा दुर्ग पर, यह दुर्ग झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, तो बेरा दुर्ग पर आक्रमण, यानी भारत में सबसे पहले, यानी भारत का प्रथम युद्ध, इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम की दृष्टि से, ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। यानी भारत का प्रथम युद्ध जिसमें तोपखाने का प्रयोग हुआ है, तोपखाने का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। यानी बाबर ही पहली पोत भारत में आगे तोपखानों का प्रयोग करियो, तोपों का प्रयोग किया। किस दुर्ग को जीतने के लिए? बेरा दुर्ग को जीतने के लिए। 2 दुर्गों को जीत लिया बाबर ने, भारत के 2 दुर्गों को जीत लिया। अब ये वापस काबुल जा रहा है, यानी इसको यहां पर पता चलता है कि वापस काबुल लौट गया, काबुल लौट गया। तो इसको पता चलता है कि यहां पर पेशावर में विद्रोह हो गया। बात आ गई समझ में? यानी ये 2 दुर्ग जीत ले मोटा मोटी, पहले तो यह बात समझ में आ गई। बाजौर दुर्ग जीता है यूसुफजई जाति को विद्रोह दबाने के लिए, फिर बेरा दुर्ग जीतता है भारत। यानी इस दुर्ग का आक्रमण याद रखने योग्य है, क्योंकि इस दुर्ग पर जब आक्रमण करता है तो भारत का वो प्रथम युद्ध होता है जिसमें तोपखाने का प्रयोग किया गया है, तोपों का प्रयोग, यानी बम विस्फोट बारूद वगैरह का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अब क्या करेगा कि इसको यहां पर सूचना मिलेगी कि काबुल में विद्रोह हो गए, काबुल में विद्रोह हो गए, तो यहां से ये काबुल जाएगा। इन दोनों को जीत चुका है, इन दोनों को ये जीत लिया है भाई इसने, ये 2 बातें क्लियर कर दी हैं। अब ये काबुल जाएगा वापस। ठीक है, काबुल से जाने के बाद यहां पर, यानी जब बेरा दुर्ग जीतता है तो इसको सूचना मिलती है कि काबुल में क्या हो गया, विद्रोह। तो ये वापस जाता है और उस विद्रोह को दबाता है, और उसके बाद ये वापस आता है, पेशावर को जीतता है, पेशावर पर आक्रमण करता है। दूसरा आक्रमण भारत पर, यानी पहला आक्रमण 1519 में करता है, भारत पर टोटल 5 आक्रमण करेगा। भारत पर टोटल कितने आक्रमण करेगा? 5। सफरगंज पर भी 5 किए, भारत पर भी टोटल 5 आक्रमण करेगा। पहला आक्रमण 1519 में किया, दूसरा आक्रमण पेशावर पर करता है, भारत की एक जगह है पेशावर, तो उस पर बाबर आक्रमण करता है और पेशावर को भी जीते लेता है। समझ में आ गई बात? फिर इसको सूचना मिलती है कि बादबक्स में विद्रोह हो गया, इसने बादबक्स भी जीता था, यानी यह फरगना है, मैंने आपको बताया था, यह फरगना
फरगना के इधर साइड में काबुल, काबुल के इस साइड में बादबख्श, ठीक है, और बादबख्श के इस साइड में वो सफरगंज, ठीक है। तो ये भाग कर आता है वापस भाई पैरों भाजा पाछो, आगे कह के केड़मू है बादबख्श और विद्रोह दबाया। बादबख्श का विद्रोह दबाने की ये बात वापस भारत आता है, वापस भारत आता है। तो इस बार तीसरा आक्रमण करेगा भारत में सियालकोट पर, सियालकोट पर आक्रमण करेगा। सियालकोट पर आक्रमण करने के बाद इसको पता चलता है, इसके पास सूचना आती है कि भाई काबुल में विद्रोह हो गया है, तो ये वापस भाग कर जाता है और काबुल का विद्रोह दबाता है, ठीक है। क्या आक्रमण हो गया, 1 2 और 3 आक्रमण हो गया। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, ठीक है। ये काबुल पहुंच गया। आगे चलूं इसके बाद, यानी एक बार फिर से बता देता हूं। 1519 में भेरा दुर्गारो बता दियो, बाजोरा बता दियो। बाजोर के बाद क्या करेगा, भेरा के बाद क्या करेगा कि ये विद्रोह दबाकर वापस आता है, पेशावर को जीतता है। पेशावर को जीतने के बाद इसके पास सूचना मिलती है कि भाई इसने बादबख्श में विद्रोह हो गया, तो वो भाजगे था बादबख्श जीते। बादबख्श जीतने के बाद में वापस आवे, भारत पर तीसरा आक्रमण करे, सियालकोट को जीतता है। सियालकोट को जीतने के बाद इसके पास वापस सूचना मिलती है कि भाई काबुल में विद्रोह हो गया। यानी बाबर कभी भी एक जगह स्थायी रूप से नहीं टिका, तभी तो इसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में के लिए इसने रातों की नींदें छोड़ दी थी, रातों को सोया नहीं था, कई रातें इसको जगना पड़ा था। तो ये सियालकोट से वापस भागकर काबुल गया और काबुल का विद्रोह दबाया था। समझ में आ गई क्या बात। तो दोस्तों आगे की बात जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।